Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो जो टॉपिक अपना चल रहा था 12th क्लास के लिए वो था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बहुत सारी बातें हमने इस टॉपिक की कवर कर ली हैं। बाहर मैग्नेट की सारी बातें, उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो अब हम करें कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन बार मैग्नेट, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट कैसे करते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। अब मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है भाई, और जो इसके पोल्स की पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम इसकी हो गई और स्मॉल एम इसकी हो गई। ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगी आपकी माइनस एम एंड दिस विल बी प्लस एम। जो लेंथ है इन दोनों के बीच की उसको हम मान लेते हैं 2l। तो अभी जो डायपोल मोमेंट आएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई 2l। ये होता है अपना डायपोल मोमेंट का मॉड, उसकी वैल्यू। अब इसको हम दो तरीके से कट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम इसको इसकी एक्सिस के अबाउट दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये हो गया आपके पास बार मैग्नेट, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी एक्सिस के अबाउट दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं इस तरह से, ऊपर एक हिस्सा और नीचे एक हिस्सा, तो अपने पास दो मैग्नेट्स आएंगी। अब लेंथ तो चेंज होगी नहीं, वो तो आपकी 2l ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एरिया हो गया है चेंज, तो आपकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी। मैं बताता हूं पोल स्ट्रेंथ कैसे होती है चेंज, ठीक है। अब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी m/2 m/2। इसकी भी क्या हो जाएगी भाई m/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी m/2। मैं लिख दे रहा हूं रीजन क्या है। देखिए पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है भाई। और जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम को बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम क्या है भाई, पोल स्ट्रेंथ। एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। m प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0। तो ये दो बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है पर लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है भाई। एरिया पर तो डिपेंड करती है पर लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो ये ध्यान रखना आपको, ये बात जो मैंने लिखी हुई है नीचे भी, ठीक है, कि जो m होता है पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू द पावर 0। l रेज टू द पावर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट करते हैं और देखते हैं नया डायपोल मोमेंट क्या आएगा। अब देखिए पोल स्ट्रेंथ क्यों हो गई भाई, एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि एक्सिस के अबाउट जब इसे कट करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन का मान लीजिए आपके पास a था, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर a था, तो यहां पर क्या बचेगा, क्योंकि इस तरह से होती है बार मैग्नेट एक्चुअल में। ये ठीक, कुछ इस तरह से आपकी होती है बार मैग्नेट।
ये आपकी है बार मैग्नेट रियलिटी। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था वो क्या था भाई, आगे से ए, अभी क्या हो जाएगा a/2, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई m/2। जब भी एरिया डिवाइड होगा तो आपको ध्यान रखना है पोल स्ट्रेंथ आपकी आधी हो जाएगी। अब डायपोल मोमेंट ऑफ ईच निकालते हैं ना, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा भाई, m डैश मान लेते हैं इसको, तो नया पोल स्ट्रेंथ हो गई m/2, लेंथ जबकि आपकी वही है 12 है ना, तो 1/2 को ले लेते हैं आगे, m × 12, m × 12 क्या था भाई, कैपिटल M, ये स्टार्टिंग वाला डायपोल मोमेंट। तो स्टार्टिंग वाले डायपोल मोमेंट का जो हो जाएगा आधा, नया डायपोल मोमेंट जो आएगा वो इनिशियल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अलोंग इट्स एक्सिस आपको इस तरह से करना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना, अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्सिस, चलिए वो भी कर लेते हैं भाई। तो अब हम बात कर लेते हैं अलोंग, नंबर बी पार्ट है, नंबर सेकंड पार्ट आप कर लो, अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अलोंग द परपेंडिकुलर टू एक्सिस में क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसका जो एरिया है वो क्या रहेगा, एरिया इसका आपका वही रहेगा जो इनिशियली था, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भैया आप इस तरह से डिवाइड कर लो इसको, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो दो इक्वल पार्ट्स आपको कुछ इस तरह से मिल गए, एरिया में तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन जो लेंथ हो गई, अगर इसकी लेंथ 12 थी तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L, और इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी L। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इसकी, स्मॉल m इसकी, स्मॉल m इसकी और स्मॉल m इसकी, ऐसा क्यों, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया अगर A था तो इसका भी एरिया क्या है A। और मैंने आपको भी बताया था जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल है। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो केवल एरिया पर डिपेंड करती है, बाहर मैग्नेट के लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो इस केस में क्या आएगा, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, इस केस में डायपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट को हम m डैश मान लेते हैं, तो m डैश क्या आ जाएगा भाई, पोल स्ट्रेंथ तो m ही है पर लेंथ क्या हो चुकी है L, है ना, तो m × 12 कर लेते हैं और 1/2 कर देते हैं आगे, अरे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 × कैपिटल M, तो m डैश क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल M/2। तो इस तरह से होती है कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। चाहे तो आप उसको इसके एक्सिस के अलोंग कट कर दो और चाहे उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कट कर दो। आप दोनों ही केसेस में जो नया डायपोल मोमेंट आएगा वो इनिशियल डायपोल मोमेंट का हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये तो थी बात कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग इसमें और फिर देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है एरिया पे केवल डिपेंड करती है पोल स्ट्रेंथ, किसी भी तरह से वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती और बाकी नेचर पे डिपेंड करती है किस सब्सटेंस का है मैग्नेट। तो मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट था जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 2L और जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे रखा है मान लीजिए A। ठीक है भाई, क्या दे रखा है आपको A, इस तरह से ये आपकी बार मैग्नेट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A दे रखा है, लेंथ इसकी 12 दे रखी है, इसका डायपोल मोमेंट कैपिटल M है। डायपोल मोमेंट क्या है इसका, कैपिटल M है। अब अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, किस तरह से, इस तरह से, ये मान लीजिए आपकी बार मैग्नेट है, क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं इसका आपको इसको इस तरह से डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। दोबारा ही बना देता हूं मैं एक बार इसको, पर अब इसका सिर्फ हम 2D फिगर ही बनाएंगे, 3D नहीं बनाएंगे। ठीक है भाई, इस तरह से। तो आपको एक तो करना है इसको लेंथ के अलोंग हाफ,
और फिर कर देना इसको इसके एक्सिस के लोंग हाफ। तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, दोनों तरह से हाफ कर दो इसको आप, इधर से भी और इधर से भी, तो 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है भाई, अगर इनिशियली ऐसा था, सब कुछ ये था, तो अब 1/4 जो पार्ट आएगा उसका आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। तो 1/4 पार्ट आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई उसकी लेंथ क्या हो जाएगी L और उसका एरिया क्या हो जाएगा A। अब अगर एरिया A/2, लेंथ तो हो जाएगी उसकी L और एरिया क्या हो जाएगा A/2। अब जब एरिया आधा हुआ है तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी M/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी भाई M/2। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम मान लेते हैं M रही होगी, क्या रही होगी M, तो डायपोल मोमेंट जो कैपिटल M आया होगा, है ना, इसका जो डायपोल मोमेंट कैपिटल M आया होगा वो कितना आया होगा स्मॉल m इंटू 2l। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, काम आएगी अपने। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया आपके पास। अब इसका डायपोल मोमेंट मान लेते हैं m डैश, इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई M/2 और इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई L। तो 1/2 तो आप लिख दो आगे, इधर लिख दो m मल्टीप्लाई L। अब अगर यहां से देखें तो m मल्टीप्लाई L किसकी इक्वल होगी M/2, तो m डैश क्या आ जाएगा 1/2, यहां पर कैपिटल M/2 तो यह जाएगा आपका M/4। तो नया डायपोल मोमेंट जो आएगा 1/4 पार्ट का वो हो जाएगा आपका M/4। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, कटिंग के लिए हो गया, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं इसमें क्या आएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट थी जिसकी लेंथ L थी। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में एक बार मैग्नेट थी जिसकी जो लेंथ थी वो क्या थी भाई L, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ था दोनों पोल्स का, ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये -m ये +m। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखी थी m। तो डायपोल मोमेंट जो कैपिटल M इसका रहेगा वो क्या रहेगा स्मॉल m इंटू L। डायपोल लेंथ अगर 12 मानेंगे तो 12, अगर सिर्फ L दे रखे तो आपको L लिखना है। m इंटू 12 नहीं होता फॉर्मूला, वो तो जब 12 लेंथ लेते हैं तब होता है m इंटू 12। अगर इसकी लेंथ आपने सिर्फ L ली है तो m इंटू L लिखना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, एक पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस से मेजर होता है आपका डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अगर इसी को इफ दिस मैग्नेट turns into an arc as shown in figure, then find new dipole moment। ठीक है, अच्छा कैसा है, इस तरह से बोल रहा है, जो आपके पास जो आपकी ये थी बार मैग्नेट, इसको आपने चेंज कर दिया एक आर्क में। ठीक है भाई, किसमें चेंज कर दिया आपने इसको, एक आर्क में चेंज कर दिया, और ये थीटा एंगल बना रहा है किस पे, सेंटर O पर। इस तरह से आपने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए एरिया तो चेंज किया नहीं है, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ रहेगी वो अभी भी कितनी रहेगी, स्मॉल m इसकी रहेगी और स्मॉल m इसकी रहेगी, पर इन दोनों के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है इस बार ये आएगी, तो ये मान लेते हैं L डैश। ठीक है भाई, क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं अपन L डैश। तो अब डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नया डायपोल मोमेंट जो m डैश होगा ये आपका हो जाएगा स्मॉल m इंटू L डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको फाइंड करना है L डैश। भाई अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है L डैश। क्लियर हो गई बात, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा।
अब आप ये मान लो कि अगर इसकी लेंथ आर्क की लेंथ एल है, आर्क जो है हमारे पास उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ तो एल ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना चेंज होगी, बस वो मोड़ाई तो है, तो उसकी जो लेंथ रहेगी आर्क की वो कितनी रहेगी, एल। तो अगर हम देखें यहाँ से, उस इक्वेशन नंबर सेकंड छोड़ दें, अगर हम देखें यहाँ से तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इस रेडियस को मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं आर, तो रेडियस हो गई आर मल्टीप्लाई एंगल हो गया आपके पास थीटा, है ना। तो यहां से रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गया आपके पास एल अपॉन में थीटा। इक्वेशन नंबर हो गया आपके थर्ड, जो भी है इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया थर्ड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल है, ये है जी आर हो गया और इसको मान लिया आपने एल डैश, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे। अब दोनों साइड बराबर है तो परपेंडिकुलर जाएगा, बिल्कुल बीच में आके टकराएगा, ठीक है, इस तरह से एग्जैक्टली। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा बाई 2, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी रहा है, ये हो गया आपके पास आर, इसको मान लिया आपने ओ, इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल ए और इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया आपके पास बी। तो यहां पर एक नया पॉइंट मान लेते हैं सी। तो ट्रायंगल देखिए आप एओसी, ट्रायंगल एओसी, अगर एओसी ट्रायंगल में देखा जाए तो ये तो हो गया एल डैश बाई 2। अरे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बिल्कुल बीच में आएगा, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो 90 डिग्री की लाइन जाएगी बिल्कुल बीच में, तो एल डैश बाई 2 आपका ये हो जाएगा। ये जो लेंथ है कितनी हो जाएगी, एल डैश बाई 2। अलग से बनाता हूं फिगर यहां पे आपके सामने, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, एल डैश बाई 2, ये है आपके पास आर और यहां पर दे रखा है आपको एंगल थीटा बाई 2। तो ट्रायंगल एओसी नाम है इसका, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया ओ। तो ट्रायंगल देखिए, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, सामने 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस। तो उस केस में क्या आ जाएगा भाई, एल डैश बाई 2 इन और डिवाइड में आर, तो एल बाई 2 डैश आर हो जाएगा, सॉरी एल डैश बाई 2 आर हो जाएगा। और यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो एल डैश क्या आ जाएगा आपका, एल डैश आपका आ जाएगा 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2। और देखें आप ध्यान से, अगर तो आपके पास जो रेडियस आई है वो कितनी आई है भाई, रेडियस आपकी आई है एल बाई थीटा, तो 2 इंटू एल बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, ये आ गया आपका एल डैश। ये क्या आ गया आपका एल डैश। तो पुटिंग इन सेकेंड कर लेते हैं। पुटिंग इन सेकेंड जब आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, नया डायपोल मोमेंट एम डैश। तो न्यू डायपोल मोमेंट जो आएगा, एक बार देखते हैं रिलेशन सारी सही रखी हुई है। परपेंडिकुलर हो गया आपका एल डैश बाई 2, यहां से हो गया आर साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है सब कुछ। एल डैश आ गया आपका 12 बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। तो पुटिंग इन सेकेंड, अगर हम सेकेंड में इसको पुट कर देते हैं तो जो अपना एम डैश आएगा स्मॉल एम और इंटू एल डैश था, तो एल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एल साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। और m इंटू 12 किसके इक्वल था भाई, m इंटू 12 था जो आपका, वो आपका इक्वल था किसके, इनिशियल डायपोल मोमेंट कैपिटल M के, जब हमारे पास सिर्फ बार मैग्नेट थी। हमारे पास क्या था भाई, जब बार मैग्नेट थी। तो m डैश क्या आ जाएगा आपका, m डैश आपका आ जाएगा, सॉरी इस बार m इंटू स्मॉल m इंटू l है आपके पास डायपोल मोमेंट, तो 2 आगे लिख लेंगे, कैपिटल M साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा, यह आ जाएगा आपके पास नया डायपोल मोमेंट 2m साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। और जो एंगल लेना है किसमें लेना है, थीटा मस्ट बी
टेकन इन रेडियन, ठीक है भाई। आपको ये रेडियन में लेना है, यानी पाई में, पाई बाई 2, पाई बाई 4 इस तरह से लेना है। 90 डिग्री 30 डिग्री नहीं लेना। जब भी एंगल दे रखा होता है उसको हम रेडियन में ही लेते हैं। नहीं दिया है रेडियन तो आप कन्वर्ट कर दोगे पहले रेडियन में, उसके बाद ही सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपके पास आ गया ये फॉर्मूला। चलिए भाई इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगी खास, ठीक है। एंगल वैंगल लेकर आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो मैं सीधे आपको एंगल दिया होगा, मैंने एंगल दिया नहीं था तो आपको निकाल कर दिखा दिया है। किसी भी एंगल के लिए आपका फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने निकाला है आप इसी फॉर्मूले से करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे अगर आपको एंगल दे रखा है तो। जैसे अब अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट थी, ठीक है, इसकी लेंथ L थी और इसका डायपोल मोमेंट कैपिटल M इसका डायपोल मोमेंट था, ठीक है। ये सब कुछ नहीं दे रखा, हटाइए, अपने मन से मान लेंगे हम बाद में। तो अपने पास एक बार मैग्नेट थी जिसका डायपोल मोमेंट क्या था भाई, M था। अब अगर इसको मैं टर्न कर देता हूं इस तरह से एक सर्कुलर आर्क में, और उस आर्क का जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो मान लेते हैं हम कितना, 60 डिग्री का। पाई बाई 3 का एंगल यहां पर बन रहा है, 60 डिग्री पे आएगा तो उसको चेंज कर लोगे तुरंत पाई बाई 3 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा m डैश, वो कितना आएगा आपको ये निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बार मैग्नेट हैज डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इट चेंजेस इनटू अ सर्कुलर आर्क मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट्स सेंटर, फाइंड द न्यू डायपोल मोमेंट। मान लेते हैं भाई इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो है स्मॉल m और स्मॉल m। लेंथ इसकी मान लेते हैं, यहां पर दे रखी है अपने को L, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कैपिटल M क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू L। इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास फर्स्ट, ठीक। चाहो तो आप करो सॉल्व करना, आप फॉर्मूला तो हम निकाल ही दिया, तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो, सेम ही आंसर आपका आएगा। तो m डैश अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 2 कैपिटल M। इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे कैपिटल M दे रखा है, उसी टर्म्स में आंसर भी देना है, ठीक है। ये मैंने फालतू निकालने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसकी। जब फॉर्मूला हम ड्राइव कर ही चुके हैं तो इसी फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं चीजें। तो साइन थीटा बाई 2 का मतलब हो गया पाई बाई 6, और यहाँ पर डिवाइड में है थीटा तो आ जाएगा पाई बाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आपका साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 से 2 कट जाएगा, तो 3 कैपिटल M अपॉन में आ जाएगा पाई। ये हो गया भाई आपका M डैश। क्या हो गया आपके पास ये M डैश। देखते हैं बार मैग्नेट में कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आगे। चलिए तो अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी भाई बात। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टाइम period of oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field। भाई बहुत बढ़िया बात है, ये देखते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपके पास क्या है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, और आपने एक बार मैग्नेट ले रखी है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी बार मैग्नेट है। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 2L, और ये हो गया मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m और
ये प्लस एम मान लिया और इसको मान लिया हमने माइनस एम। पोल स्ट्रेंथ भी दे दी हमको, इस साउथ पोल है। अब देखिए फोर्स कैसे काम करता है। तो लास्ट जब मैं टॉर्क जब पढ़ा था तो आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फोर्स लगाती है F1 वेक्टर नॉर्थ पोल पर खुद की डायरेक्शन में और F2 वेक्टर साउथ पोल पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और इस डायपोल मोमेंट को घुमाना चाहते हैं along the direction of magnetic field। ठीक है। तो F1 वेक्टर और जो F2 वेक्टर है अपने पास, चलिए तो हम लोग कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो कैसे करते हैं बार मैग्नेट ऑसिलेशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह की, ये पैरेलल लाइंस क्या शो कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, और इसमें एक बार मैग्नेट को आपने क्या करा है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है किसी बार मैग्नेट की। ठीक है। अगर हम देखें अलग से यहाँ पर तो हमने क्या किया, मान लीजिए एक बार मैग्नेट है हमारे पास। ठीक है। ये हो गया उसका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो डायपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, एम वेक्टर इस डायरेक्शन में। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होती है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है डी वेक्टर मान लीजिए आप, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क कितना आएगा यहाँ पर, देखिए एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट तो जीरो आता ही है, एक इधर फोर्स काम करेगा इधर करेगा, नेट जीरो। टॉर्क नेट भी क्या आएगा, टॉर्क नेट क्या होता है एम बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या है जीरो, साइन जीरो वैल्यू आ जाएगी जीरो। ये क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने क्या किया, किसी मैग्नेट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली थोड़ा सा एंगल यहां पर आपने थीटा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए बार मैग्नेट नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया आपके पास साउथ पोल। ये जो बार मैग्नेट आपने बनाई है, इस बार मैग्नेट को आपने स्लाइटली इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से घुमा दिया थीटा एंगल पर, और इसके बाद क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब ये करेगी ऑसिलेशन, क्यों करेगी वो देखते हैं। ठीक है। तो भाई इस पे लगता है टॉर्क। टॉर्क क्यों लगता है, क्योंकि F1 वेक्टर फोर्स काम करता है नॉर्थ पोल पर along the direction of magnetic field, और जो F2 वेक्टर है आपका वो काम करता है साउथ पोल पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है भाई। तो F1 F2 वेक्टर मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। और टॉर्क जो आता है यहां पर वो वापस इसको घुमाने की कोशिश करता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब वापस लाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो इसका मोशन है वो जीरो नहीं रहेगा। जैसे भाई मान लीजिए इसकी स्पीड जीरो है, जब आप इसको रिलीज करोगे तो इसकी स्पीड क्या है जीरो, और आपने मान लीजिए इसको यहाँ पर फिक्स कर रखा है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर आपने कर दिया इसको फिक्स्ड। ठीक है। तो ये पाइवोट है यहाँ पर फिक्स कर रखा है, अब इसके अबाउट ये घूमना शुरू करता है अपने मिड पॉइंट के अबाउट। ठीक है। जब ये घूमेगा और ये अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या हो जाएगा, तो अपना जो जैसे ही आएगा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। भाई इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, अब ये घूमते 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 अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो इसका मोशन जो है बढ़ चुका होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर चुकी होगी, और जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो इसके पास बहुत सारी वेलोसिटी होगी। अब टॉर्क जीरो हो गया है, फोर्स जीरो हो गया, पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आता है तो अपनी वेलोसिटी की वजह से वहां पर रुक नहीं पाता है, मोशन ऑफ इनर्शिया इसको रुकने नहीं देगा और ये ओवरकम कर जाएगा अपनी मीन पोजीशन को। और जब ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा तो टॉर्क इसको वापस घुमाएगा अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क काम करेगा, इसकी जो स्पीड है उसे कम करते करते यहाँ पर जीरो कर देगा, फिर वापस लेकर आएगा, जो फिर ये मीन पोजीशन पर वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी होगी, फिर ये मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा। इस तरह से क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो आपको समझ आ गया ऑसिलेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, पर जब ये मीन पर आता है तब इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होती है और मीन पर रुक नहीं पाता है। जब मीन को क्रॉस कर जाएगा तो वापस से टॉर्क इसको
रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए जैसे यहाँ पर तिरछा रुक गया तो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ा देगा, पहले घटाकर रोकेगा फिर वापस बढ़ाएगा, मीन तक बढ़ चुके फिर क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह चलता रहेगा, इसका टाइम पीरियड निकालना है अब हमको, ठीक है। इफ ए बार मैग्नेट इज displaced by a small angle theta in uniform magnetic field from its equilibrium position, then it starts oscillating, ठीक है, about its mean position, about its mean position। और जो टाइम पीरियड आएगा वो निकालना है हमको। क्या निकालना है भाई? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे देखिए। Now, time period of oscillation, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहां पर क्या आएगा, टॉर्क रिस्टोरिंग जो है, जो इसको वापस लेकर आता है इसकी मीन पोजीशन पर, तो एक ही टॉर्क है। वो कौन सा टॉर्क है? टॉर्क मैग्नेटिक, है ना भाई। तो टॉर्क मैग्नेटिक कितना है आपके पास? टॉर्क मैग्नेटिक है एम बी साइन थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा माइनस आई अल्फा, माइनस का मतलब डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई अल्फा आ जाएगा। ये आ गया आपके पास एम बी साइन थीटा माइनस आई, और अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल। अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सीलरेशन, जो किसके इक्वल आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। आपने एंगुलर एस एच एम ए चीज पढ़ी थी क्लास 11th में। तो आ जाएगा आपके पास एम बी साइन थीटा। यहाँ रीजन लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा अभी? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा को बोलते क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, इसमें आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास आ जाएगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, एम बी, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टू ए एंगल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एंगल के लिए करना है ऑसिलेशन। एसएन जो हमने पढ़ा है इस पूरे 11th 12th क्लास में, वो स्मॉल एंगल के लिए ही पढ़ा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ते हैं, इसमें स्मॉल एंगल के लिए ही पढ़ा जाता है हमेशा ऑसिलेशन। तो उस केस में थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आएगा एम बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई आपके पास? आई। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बच गया आपके पास भाई? एम बी डिवाइड में आई। तो यहां से अगर हम ओमेगा देखते हैं तो क्या आ जाएगा? रूट एम बी डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। और आपको पता होगा जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है? टू पाई अपॉन में कैपिटल टी। ये आ गया रूट एम बी डिवाइडेड बाई आई। यहां से अगर हम देखते हैं t, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाई m इंटू बी। ये आ गया भाई आपके पास टाइम पीरियड, जहां पर m क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बार मैग्नेट वाले केस में, वो आ जाएगा आपका इसका मास। तो इसका मास हम मान लेते हैं कुछ तो भी एम नॉट एल स्क्वायर बाई 12, जहां पे एम नॉट क्या है? मास ऑफ बार मैग्नेट,
क्योंकि किसी रॉड का जो उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है सेंटर के अबाउट, सेंटर से एक्सिस पास हो तो ml² आता है, तो वही आपको लेना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट वाले केस में आपको ml² लेना है, जब उसके सेंटर से पास होती है एक्सिस के अबाउट वो करता है रोटेशन। ml², यहाँ पर m0 क्या है, m0 पोल स्ट्रेंथ नहीं है, m0 मास है, इसीलिए मैं इसको m0 से लिखा है। ठीक है, और जो स्मॉल m हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, स्मॉल m करेंगे पोल स्ट्रेंथ के लिए। कैपिटल M क्या है, डायपोल मोमेंट, तो कैपिटल M क्या है भाई यहाँ पर, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो भाई इस तरह से आपके पास ये था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड जाएगा, वहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, भाई इस तरह से टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे कैसे करना है अपने को। डायपोल मोमेंट और टाइम पीरियड का कंबाइंड क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास दे रखा है एक बार मैग्नेट, ठीक, जिसका डायपोल मोमेंट क्या है भाई, m है, और उसका जो टाइम पीरियड था ए बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट कैपिटल M oscillates in uniform magnetic field with time period capital T if this magnet cuts into two equal parts। ठीक है, then find new time period। ठीक है भाई, अच्छा जो उसने कट किया गया है वो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इसको इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हमने कट किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसे मैंने वैसे ही कट करना। तो इसे हमने जो कट किया है वो इस तरह से किया है, इसके लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए आपके पास ये एक डायपोल था, स्मॉल m इसकी पोल स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो L है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दो इक्वल पार्ट्स में जब इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो एक पार्ट जो बचेगा इसकी जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी L/2, और डायपोल मोमेंट इसका m ही रहेगा क्योंकि एरिया में कोई चेंज हमने किया नहीं है। तो एरिया में चेंज नहीं हुआ इसलिए इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, सॉरी डायपोल मोमेंट नहीं, एरिया में चेंज नहीं किया, इसके लिए इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m ही रहने वाली है, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, आधी। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट देखा जाए कैपिटल M, तो वो क्या आ जाएगा m इंटू एल, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं डायपोल मोमेंट m डैश, तो आ जाएगा आपका m इंटू L/2, आधा हो जाता है, वो हमें पता भी है। m डैश क्या आएगा भाई, कैपिटल M/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, क्लियर हो गई बात। अब हम मान लेते हैं जो इसका मास है वो m0 है, तो इसका मास क्या हो जाएगा भाई, m0/2। m0 क्या है, मास ऑफ मैग्नेट। तो देखते हैं भाई इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m0 L²/12। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश, वो क्या आ जाएगा, इसका मास हो चुका है आधा और इसकी लेंथ भी हो चुकी है आधी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आता है 1/12। भाई 1/12 इंटू ml² होता है फॉर्मूला, मास इंटू L²/12 फॉर्मूला होता है, तो 12 तो लिखना ही है ना।
मास इसका आधा हो चुका है। तो अब देखें क्या हो जाएगा, ml²/12 और m0 L²/12 को रखते हैं एक साथ, मल्टीप्लाई, देखिए ये 2 है अपने पास और ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8। तो ये आ जाएगा आपका I/8। नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1/8 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए टाइम पीरियड उसका कैपिटल टी दे रखा है इनिशियली, जो इनिशियल टाइम पीरियड है आपके पास बार मैग्नेट का वो कितना दे रखा है आपको, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था आपके लिए, क्या निकाला था, 2π√I/m/b। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज किया हुआ। तो T इक्वल टू क्या था, 2π√I/m/b। ठीक है ना, T डैश क्या आ जाएगा, 2πI'(m'), अच्छा b तो b रहेगा, तो 2πI' क्या है भाई, I/8, m' क्या है, m/2 और मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो 2π 2 4 जातो 2π और यहां से जब 2 को काटते हैं 8 से 1 2 से, तो 4 आएगा, 1/4 में से 2 बाहर ले लीजिए आप, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √I/m/b है ना। तो ये आ गया आपका T डैश। तो फाइनली T डैश क्या आ जाएगा आपके पास, T डैश आ जाएगा। देखिए T कितना था, 2π रूट के अंदर I/m/b था, तो T डैश क्या आ जाएगा अपने पास, T डैश आ जाएगा 1/2 लिखते हैं एक साथ, इसके बाद 2π√I/m/b, और ये किसके इक्वल है भाई, ये आपका कैपिटल T के इक्वल है। तो 1/2 इंटू कैपिटल T, T डैश आ गया। जो नया टाइम पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, पुराने टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बार मैग्नेट के डायपोल मोमेंट पर। ठीक है, तो आपको इस तरह से टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या आता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी बार मैग्नेट को हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं तब। तो भाई ये क्वेश्चंस थे अपने पास बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर। ठीक है, उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, इस टॉपिक के अलावा जो अपने पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।